वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है डैफोडिल लिमिटेड। और इसमें IS 8 की इम्प्लीकेशंस भी हैं और हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डैफोडिल लिमिटेड हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2015-16 का ऑडिटेड डाटा और 2017 की ड्राफ्ट फिगर्स गिवन है, जिसमें नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन गिवन है, और फिर फाइनल कैश डिविडेंड्स भी की परसेंटेज भी बताई गई है 2015 में 7.5%। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें यह बताया हुआ है कि डिटेल ऑफ शेयर इशूज। तो सबसे पहले 25% राइट शेयर इशू हुए हैं ऑन 1 मई 2016 को एट ₹18 पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द इंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो ₹18 पर शेयर। तो इससे फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। हाँ, अगर आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हो तो मार्केट प्राइस और जो शेयर इशू प्राइस का डिफरेंस हो तो वो इम्पैक्ट आता है। Second है bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016. और थर्ड है 50 million right shares were issued on 1st July 2017 at ₹15 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was ₹25 per share. तो 15 पर इशू है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हम 15 की वैल्यू लेंगे। जो मार्केट प्राइस है उसका जो डिफरेंस होता है वो EPS की कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है। बोनस इशू ऑफ 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर 2017 एज इंटरिम डिविडेंड। तो ये एक और शेयर इशू है। तो बोनस इशू और राइट इशू जो हैं, टोटल 4 शेयर इशूज हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग ₹700 million हैज बीन चार्ज एट 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 1 जुलाई 2014. However, the plant was available for use on 1st Feb 2014. सो IS 16 के मुताबिक जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है तब से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून जो 5 मंथ्स मोर हैं उनकी भी डेप्रिसिएशन हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इसके बाद कुछ डाटा और गिवन है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग वो 2014 और 15 में क्या वैल्यूज़ हैं। इसमें आप रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मजीद ऐड कर लें। और इसकी वजह ये है कि जब ये एग्ज़ाम को पूछा गया था तब तक कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो एग्जामिनेबल नहीं हुआ था। तो तब रिवैल्यूएशन सरप्लस को आउटसाइड इक्विटी प्रेजेंट किया जाता था पाकिस्तान में। लेकिन जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ख़त्म हुआ और उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2017 ने जगह ली, तो उसमें सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन की सेपरेट प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द लॉ। तो इस वजह से इसको अब चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो अब इस वैल्यू को आप मेंशन कर लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस 49 2015 में और 104 2000 में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर DL डैफोडिल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, यानी लास्ट ईयर 2016 की मूवमेंट भी हम शो करेंगे और इसमें हमने टैक्सेशन को इग्नोर कर देना। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। सो आंसर को जब हम डेवलप करेंगे तो एंटिटी का नाम डैफोडिल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसमें जो कॉलम्स हमें डेवलप करने हैं उसमें शेयर कैपिटल का कॉलम ऑब्वियसली, फिर क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं और पार वैल्यू से ऊपर हो रहे हैं तो शेयर प्रीमियम भी इन्वॉल्व होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस भी गिवन है और एक कॉलम हम टोटल का बना देंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे इसे 2015 की क्लोजिंग बैलेंस से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हम ये फिगर्स इनकॉर्पोरेट कर लेंगे 1600 एंड 49। शेयर कैपिटल 1600 पे, जनरल रिजर्व 1850 पर, रिवैल्यूएशन सरप्लस 49 पर और रिटेन अर्निंग 1430 पर, जिसका टोटल बन जाएगा 4929 मिलियन।
इसके बाद हमें बिल्कुल स्टार्ट में करेक्शन ऑफ एरर के इम्पैक्ट को लेना चाहिए और उसकी वजह से जो प्रॉफिट पर चेंजेस आएंगी उनको भी कंसीडर करेंगे, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो हमारा फोकस जो है अब वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 2 पर है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 700 हैज बीन चार्ज एट 25%, reducing balance method from the date of commencement of manufacturing, जबकि इस पे चार्ज होनी चाहिए थी from 1st Feb 2014 when the asset was available for use। तो इसकी एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। जिसमें हम करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और साथ के साथ जो इनकरेक्ट कैलकुलेट हुई है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और फिर हमारे पास जो प्रॉफिट के अंदर करेक्शन का इम्पैक्ट आना चाहिए वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं। तो चाहे कॉस्ट में तो मिस्टेक नहीं हुई रिकॉर्ड करने में तो देयर वुड बी नो इशू। फिर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं जो 2014 की है। जो करेक्ट डेप्रिसिएशन है वो फरवरी से दिसंबर तक 11 मंथ्स की बनती है 25% के हिसाब से 160.42 मिलियन, जबकि जो 1 जुलाई से चार्ज हुई है इनकरेक्टली 6 मंथ की दैट अमाउंट इज 87.50। तो एसेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 539.58 एंड 612.50 रिस्पेक्टिवली। और अगर हम डेप्रिसिएशन में देखें तो करेक्ट डेप्रिसिएशन ज़्यादा बनती है, कितने से 72.92 से। अब हम बात करेंगे 2015 की डेप्रिसिएशन की। 25% ले लेते हैं तो 539 का 25% लेते हैं तो 134.90 और 612.5 का लेते हैं तो दैट वुड बी 153.13। यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं अब करेक्ट डेप्रिसिएशन कम बनती है बाय 18.23। तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे 2015 के एंड पर और अब 2016 की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वंस अगेन 25%। 404.68 का 25% जब हम लेंगे तो दैट वुड बी 101.17 और इनकरेक्ट वाले कॉलम में लेंगे तो 114.84। So once again there is a difference of 13.67। कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं 2017 हमारा जो करंट ईयर है इसमें आ जाते हैं 303 पर जब परसेंटेज अप्लाई करते हैं 75.88 और इनकरेक्ट वाले कॉलम में 86.13 तो 10.25 से कम डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर हमें इसको एक जो है इनकॉर्पोरेट करना है चीज़ों को, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो करंट पीरियड है ये तो 2017 के अंदर हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। कंपैरेटिव पीरियड में हम 13.67 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और उससे पहले का जो इम्पैक्ट है उसको हम कंबाइन लेंगे और वो टोटल बनता है हमारे पास 54.69। इसका इम्पैक्ट हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटर्निंग के लिए लेना होगा। तो सबसे पहले जो हमारी रेलिवेंट फिगर है वो ये 54.69 की फिगर है। सो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर जिस पे हमने वर्किंग 1 डेवलप की है और इससे हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो 54.69 से बेसिकली कम हो जाएंगी। टोटल में भी यही फिगर आ जाएगा। कम इसलिए हो जाएंगी क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज जो है वो बनता है। तो इस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करके अब जो ये बेसिकली जो अमाउंट है ये वो है जो रिपोर्टेड थी और अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी जो रीस्टेटेड है। तो दैट वुड बी 1600। शेयर प्रीमियम तो कोई भी नहीं है एंड 4874.31। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इश्यूज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं वन बाय वन जिस वे में चीज़ें डील हो रही हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2015 की तरफ चलते हैं। 2015 में जो फाइनल कैश डिविडेंड दिया गया है दैट इज 7.5।
तो 2015 का जो कैश डिविडेंड है फाइनल, वो बेसिकली 2016 में रिकग्नाइज होगा जब वो डिक्लेयर होगा और एंटिटी की लायबिलिटी बनेगी, ऑब्लिगेशन बनेगी। तो इसको हम 2016 में अब रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल कैलकुलेशन सेपरेट शो करने के लिए एक नोट डेवलप कर लेते हैं। तो नोट 1 जो है फाइनल कैश डिविडेंड, वी कैन सी कि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 1600 मिलियन का है और 7.5% क्वेश्चन में जो डाटा बताया हुआ है उस हिसाब से ये वैल्यू बन जाएगी 120 मिलियन की। तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। जब डिविडेंड जो पे होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी रिटेन अर्निंग कम हो जाती है, टोटल के अंदर सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्दर इवेंट 2016 में बेसिकली क्या है। 2016 में जो फर्दर इवेंट है उसके अंदर राइट इशू है 25% का। ये 1 मई 2003 को 18 पर शेयर। मार्केट प्राइस इसकी क्या थी, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने में ये इरेलीवेंट है, लेकिन 18 पर शेयर के हिसाब से हमारा 25% राइट शेयर का इशू हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम अगर राइट इशू को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी हमें एक ज़रा सी कैलकुलेशन शो कर लेनी चाहिए। तो नोट 2 डेवलप कर लेते हैं। पहली चीज़ तो है कि शेयर कैपिटल कितने का रिकॉर्ड हो। तो 1600 मिलियन 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 160 मिलियन जो है नंबर ऑफ शेयर्स बन जाते हैं। ये रुपीज़ में नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इनका हम 25% लेते हैं और 10 रुपीज़ के हिसाब से जो शेयर कैपिटल बनेगा दैट वुड बी 400 मिलियन। शेयर प्रीमियम के लिए सिमिलर करना पड़ेगा। तो 18 में से जो हमारी 10 की अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करती है शेयर कैपिटल को, और बाकी जो 8 की अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करती है शेयर प्रीमियम को, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है। तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट बनेगी 320। तो ये 400 एंड 320 का राइट शेयर के इशू का इफेक्ट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 400 शेयर कैपिटल में और 320 शेयर प्रीमियम के कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल इफेक्ट जो होगा इसका दैट वुड बी 720। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फिर जो बनती है 2016 में, क्योंकि जो बाकी इश्यूज हैं वो 2017 में आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमें जो है प्रॉफिट की फिगर को अब इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो प्रॉफिट की फिगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 318, लेकिन इसके अंदर हमने एक वर्किंग जो कैलकुलेट की है उसके हिसाब से 13.67 की भी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। सो नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड मेंशन कर देंगे। जो गिवन है और करेक्शन का इफेक्ट हम लाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो 331.67 का हमारा रीस्टेटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होगा और टोटल में भी सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2016 49 का। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में से माइनस और रिटेन अर्निंग के कॉलम में हम ऐड कर देंगे। इसका टोटल के कॉलम पर जो इम्पैक्ट होगा वो 0 होगा। तो 2016 के एंड पर जो हमारे पास पोजीशन है उसमें शेयर कैपिटल 2000, शेयर प्रीमियम 320, जनरल रिजर्व 1850 के ही शो होंगे। 49 से जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो ख़त्म हो गया, तो अब ये 0 हो जाएगा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 1635.98 और टोटल का कॉलम होगा 5805.98।
सो नेक्स्ट हम चलते हैं और फर्दर जो इम्पैक्ट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। 2017 में जो पहला इम्पैक्ट है वो बेसिकली एक बोनस इशू है। A bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016। तो जब 2017 में इशू हो रहा है तो तभी रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, और इसको 10% के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर कैलकुलेशन करने के लिए हम एक नोट डेवलप कर लेते हैं। बेसिक का 2000 का शेयर कैपिटल है, तो हमें इसका सिंपली 10% लेना है, 200। और ये अमाउंट रिटेन अर्निंग से आएगी। बोनस इशू जब होता है तो रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो इसका जो नेट इम्पैक्ट होगा टोटल के ऊपर दैट वुड बी 0। इसके बाद क्वेश्चन में पॉइंट है कि 50 मिलियन राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017 एट ₹15 पर शेयर। अब आगे इनकी मार्केट प्राइस दी हुई है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, हमें 15 पर शेयर को जहन में रखना है, तो इसकी हम कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एक नोट डेवलप कर लेते हैं इस पर, नोट 5। शेयर कैपिटल हम लेंगे तो 50 मिलियन शेयर्स पर ₹10 के हिसाब से जो पार वैल्यू है दैट वुड बी 500 मिलियन, और शेयर प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, 15 रुपीज़ में इशू किया है तो 10 की पार वैल्यू, एक्स्ट्रा 5 जो है वो शेयर प्रीमियम होगा, दैट वुड बी 250। तो इसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो राइट इशू में पैसे कैश में आते हैं तो रिटेन अर्निंग में से लेस नहीं करेंगे, शेयर कैपिटल में हम 500 ऐड कर देंगे और शेयर प्रीमियम में 250, और टोटल 750 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में जो है वो बोनस इशू की बात हुई है। बोनस इशू ऑफ 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend, तो इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस पर भी एक नोट डेवलप कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो शेयर कैपिटल है वो अब 2000 प्लस 200 प्लस 500 ये 2700 हो चुका है, तो इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इसका 15% लेते हैं तो दैट वुड बी 405। बोनस इशू है तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा और रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, नेट इफेक्ट टोटल पर 0 होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब सारा शेयर इशू कंप्लीट हो गए तो 2017 में जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है दैट इज 650, लेकिन इसमें एक वर्किंग की एडजस्टमेंट भी होनी है। 2017 में 10.25, तो 650 प्लस 10.25 660.25 आ जाता है। इसको हमें रिफ्लेक्ट करना होगा, प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, यही टोटल में रिफ्लेक्ट कर देंगे। फर्दर क्वेश्चन में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताया हुआ है 112 का। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो रिटेन अर्निंग से किया जाएगा, और हम जनरल रिजर्व में जो है के कॉलम में इसको ऐड कर देंगे। टोटल पे जो इफेक्ट होगा इसका दैट वुड बी 0। तो अब हमारे पास सारी फिगर्स कंप्लीट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2017 है, और शेयर कैपिटल दैट इज 3105 मिलियन, शेयर प्रीमियम 570 पे, जनरल रिजर्व का टोटल 112 ऐड करके 1962 हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस वुड रिमेन एट 0, रिटेन अर्निंग का जो टोटल है हमारा वो 1579.5
23 आ जाएगा। और टोटल कॉलम को भी हम चाहे जो है वर्टिकली कैलकुलेट कर लें या हॉरिजेंटली कैलकुलेट कर लें, दैट इज सेम 7216.23। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जिसमें करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी था, तो वो हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी इंडिविजुअल अमाउंट्स की कैलकुलेशन हमने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे इनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको सेपरेटली भी जो है रिफ्लेक्ट किया है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 21 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट? एज पर IS 8 रिक्वायरमेंट जो है, अब पहला पॉइंट है, इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज वर अंडरस्टेटेड बाय अ मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। तो ये प्रायर पीरियड एरर है और इसकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें तो प्रायर पीरियड जो है एडजस्टमेंट होगी। सेकेंड है, कंपनी हैज़ चेंज इट्स अलाउंस फॉर इरिकवरेबल receivables from 10% of outstanding debt to everything over 120 days old। तो ये एक एस्टिमेट का चेंज है, तो इसमें प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, तो इसमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी बी। सी, a new accounting standard has been issued that requires the company to change its accounting policy but gives no guidance on the specific application of the change itself। तो अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं हैं तो फिर IS 8 अप्लाई होता है, और IS 8 की जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और इसकी भी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यानी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होगी। डी है, अ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस टू द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो एस्टिमेटेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से जो बेनिफिट हमें राइज होने होते हैं एसेट से, उस पर बेस कर रहा होता है, तो दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। तो जो दो आइटम्स हमारे पास चेंज इन एस्टिमेट हैं वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विद IS 8 हाउ इज अ चार्ज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटेड फॉर? सो फर्स्ट है कि बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर्स, दिस इज करेक्ट। लेकिन बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स एंड द प्रीवियस ईयर फिगर्स, ये गलत बात थी इसमें। नो अल्ट्रेशन ऑफ एनी फिगर्स बट डिस्क्लोजर इन द नोट्स, एस्टिमेट चेंज होता है तो फिगर्स पे तो फर्क पड़ता ही है। नीदर अल्ट्रेशन ऑफ एनी फिगर्स नॉट डिस्क्लोजर इन द नोट्स, चेंजेस इन एस्टिमेट में करंट ईयर की फिगर्स भी जो है चेंज होती हैं, फ्यूचर पीरियड की भी चेंज हो सकती हैं, और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी है, तो ये बात भी गलत हो। तो ऑप्शन ए इज ओनली अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू IS 8 हाउ शुड अ मटेरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट पीरियड? तो मटेरियल एरर जो प्रीवियस ईयर्स में होता है उसे हम प्रायर पीरियड एरर कहते हैं, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी होती है, और फिर हमें उसके डिस्क्लोजर नोट के अंदर भी उसके इम्पैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होता है, नेचर को और इफेक्ट्स को। सो पहला ऑप्शन है, बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन अ नोट। तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी है तो करंट पीरियड में नहीं होगी। सेकेंड है, बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन नोट। तो करंट पीरियड में नहीं होगी, इधर इन रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है, बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन अ नोट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा। डी में देखते हैं कि बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट, बट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर। क्योंकि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज डिटरमिन्ड बाय IS 8? तो पहला है, इंक्रीज द अलाउंस फॉर इरिकवरेबल रिसीवेबल्स फ्रॉम 5 to 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, ये चेंज इन एस्टिमेट है। और सेकंड, ये तो फिर आंसर नहीं होगा हमारा।
चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू एवरेज कॉस्ट। ये IS2 के अंदर हमारे पास चॉइस है मेजरमेंट की, और मेजरमेंट की बेसिस अगर चेंज होती हैं तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट वुड बी द आंसर। सेकंड है, थर्ड है सी पार्ट जो है, चेंज द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज इन एस्टिमेट, और यूजफुल लाइफ का चेंज होना जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी चेंज इन एस्टिमेट है। फिफ्थ है, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी, तो किन सिचुएशंस में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आप कर सकते हैं। इसमें दो हैं, एक तो ये होता है कि जब IFRS रिक्वायर करे, और दूसरा वॉलेंट्री चेंज होता है जो कि मर्जी से नहीं कर सकते। उसमें ये है कि जब आप समझते हो कि जो चेंज है वो रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी यूजर्स के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, if entity thinks that the new accounting policy would be easier to report is not a criteria. If a new accounting policy would show more favorable results, manipulation तो specifically जो है वो prohibited है, तो just for favorable results आप नहीं करेंगे। If a new accounting policy results in more reliable and relevant presentation, now this is correct, so A and D would be correct answers. Question 6 है, which one of the following would be treated under IS 8 as a change of accounting policy? A change in valuation of inventory from a weighted average to FIFO basis, IS2 में ये measurement basis का जो change है that is change in accounting policy, ये आंसर होगा। जो depreciation method है ये जो है change in estimate है। adoption of revaluation model change in policy है, लेकिन इस पर IS 8 अप्लाई नहीं होता। रिवैल्यूएशन मॉडल जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आप IS 16 या IS 38 अप्लाई करते हैं, IS 8 उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ऑल्दो दिस इज चेंज इन पॉलिसी। और डी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो ट्रांजेक्शन पहली बार हो रही है उसमें आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं कर रहे। फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन यू आर सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग द फर्स्ट टाइम पॉलिसी, देयर इज नो चेंज इन पॉलिसी। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी in accordance with IS 8? So adjusting the financial statement of a subsidiary prior to consolidation as its accounting policies differ from those of its parent, that is normal consolidation procedure, that is not change in accounting policy. B है, a change in reporting depreciation charges as cost of sales rather than as administrative expenses, तो ये basically डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चेंज, अगर ये प्रेजेंटेशन का चेंज है तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अदरवाइज भी इसकी अगर IS 1 भी इस पर अप्लाई करें रिक्लासिफिकेशन का रूल अप्लाई करते हुए, तो तब भी इसमें जो है वो पॉलिसी जैसे ही चेंज है कि आप प्रेजेंटेशन का चेंज कर रहे होंगे तो आप कंपेरेटिव्स को भी चेंज करेंगे। सो ये जो है चेंज इन पॉलिसी कंसीडर हो सकता है। सी है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रादर देन स्ट्रेट लाइन, दिस इज क्लियरली नॉट पॉलिसी चेंज, ये एस्टिमेट का चेंज है। एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV ड्यू टू वैलिड एडजस्टिंग इवेंट, तो NRV पे जो राइट डाउन है NRV एस्टिमेट की जाती है, और एस्टिमेट में अगर चेंज आता है और आप राइट डाउन रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज वंस अगेन चेंज इन एस्टिमेट। तो सो ओनली अप्रोप्रिएट आंसर जो इसमें बनता है या मोस्ट अप्रोप्रिएट कह लें तो दैट इज ऑप्शन बी। Question 8 है, which of the following items is a change of accounting policy under IS 8? Classifying commission earned as revenue in the statement of profit or loss, having previously classified it as other operating income। ये इसकी जो प्रेजेंटेशन का चेंज है, रेवेन्यू और अदर इनकम जो है वो यूजर्स के लिए बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल्दो के इस जो चेंज से आपके प्रॉफिट की फिगर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट रेवेन्यू की फिगर एक इंपॉर्टेंट फिगर है और उसके अंदर जब चेंज आ रहा है तो ये प्रेजेंटेशन का चेंज है, इट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस फ्रॉम अ प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, तो ये एक एंटिटी की जो है कह लें कि फाइनेंसिंग पॉलिसी है कि वो किस तरीके से एसेट अपने परचेज करना चाहते हैं, तो इसको और उनको किस तरीके से फाइनेंस करना चाहते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अकाउंटिंग पॉलिसी। सी पार्ट है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हेन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट की जाती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसीजर, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेट, चेंज इन इट वुड बी चेंज इन एस्टिमेट।
क्वेश्चन 9 है, द डायरेक्टर्स ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड बाय द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2013. द कंपनीज असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड फॉलोइंग. A major item of plant that cost rupees 20 million to purchase and install on 1st October 2010 is being depreciated on a straight line basis over 5-year period. On 1st October 2012, the production manager believed that the plant was likely to last 8 years. तो पहले आप अगर 5 years पर कर रहे हैं तो अब आपकी जो लाइफ है वो 3 साल से बढ़ रही है from the date of its purchase. Jerry believes that as the useful life estimate has increased, the previous year's depreciation was overstated and its depreciation expense should be reversed in current year, leading to increased profit. जो कि अप्रोप्रिएट सजेशन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं कर सकते, चेंज इन एस्टीमेट में रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं की जाती. हाँ, जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट होगी उसको रिमेनिंग लाइफ पर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे जब लाइफ बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन चार्ज डेफिनेटली कम हो रहा होगा. What is the nature of change being proposed by Jerry and how should it be applied? तो ये चेंज इन हमारा जो है अकाउंटिंग एस्टीमेट है और इसमें प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 10 है, इफ इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू मेक अ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें ये देखना होता है कि अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड जहाँ से हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें वहाँ से हम अपने चेंज को अप्लाई कर देते हैं. सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. Which two of the following would be treated as a change of accounting policy? Entity has received its first government grant and is applying the deferred income method. तो प्रेजेंटेशन जो है वो डेफर्ड इनकम मेथड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मिली है तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, दैट इज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम. एंटिटी हैज़ रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टीज, अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट इस पर IAS 8 अप्लाई नहीं होता, इस पर IAS 16 अप्लाई होगा. एंटिटी हैज़ रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन का चेंज है, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी में आ जाएगा. एंटिटी हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इरिकवरेबल डेट अलाउंस फ्रॉम 10 to 12%. ये चेंज इन एस्टीमेट है, ये पॉलिसी का चेंज नहीं समझा जाएगा. 12 है, करेक्टिंग द रिकग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ अ प्रायर पीरियड एरर हैड नेवर अकर्ड. तो बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं जब एरर पे अप्लाई करते हैं, और अगर पॉलिसी इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का वर्ड यूज होता है. यहाँ पे क्योंकि एरर का कॉन्टेक्स्ट है तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट वुड बी करेक्ट आंसर. Question 13 है, specific principles, bases, conventions, rules and practices applied in presenting financial statements. This defines, ये precisely IAS 8 में accounting policies की definition है. Adjustments of the carrying amount of an asset or a liability or the consumption of an asset as a result of change in assessment. This is the definition of change in accounting estimates under IAS 8. Applying a new policy to transactions as if that policy had always been applied. तो ये retrospective application कहलाता है. एरर के लिए वर्ड रीस्टेटमेंट यूज होता है, पॉलिसी को जब हम अप्लाई करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहलाती है. The directors of Tom Limited are disappointed by the draft profit for the year ended 30th September 2013. The company's assistant accountant Jerry has suggested following. A major item of plant that cost rupees 20 million to purchase and install on 1st October 2010 is being depreciated on straight line basis over a 5-year period. On 1st October 2012, the production manager believed that the plant was likely to last 8 years in total from the date of its purchase. तो useful life extend हो रही है, depreciation expense reduce हो जाएगा. Jerry believes that as the useful life estimate has increased, the previous year depreciation was overstated. इसकी retrospective जो है application नहीं होती, so ये जो suggestion है ये incorrect है. And its depreciation expense should be reversed in current year, leading to increased profit. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा पिछले सालों का, हाँ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लोअर हो जाएगा एक्सटेंडेड यूजफुल लाइफ की वजह से, और उससे प्रॉफिट में इंक्रीज थोड़ा सा आ सकता है. एडजस्टिंग फॉर द चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, what will be the carrying amount of the plant at 30th September 2013. तो इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एक कैलकुलेशन बना लेंगे. 1 अक्टूबर 2010 को हमने प्लांट एक्वायर किया फॉर 20 मिलियन. तब इसकी लाइफ हमने जो है 5 ईयर्स ली थी, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 11 and 12 तक की. तो 20 डिवाइड बाई 5 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन 8 की बनती है, और 2012 1 अक्टूबर को हमारी कैरिंग अमाउंट होगी 12 की. अब ये जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है
इसको रिमेनिंग लाइफ में, क्योंकि अब रिवाइज्ड लाइफ आपके पास है 8 ईयर्स, जिसमें से 2 साल अगर गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग रहेगी 6 ईयर्स, तो 12/6, 2 की डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज होगी और एसेट रिफ्लेक्ट होगा 10 मिलियन की वैल्यू पर। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन 17 है, इमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन January 1, 2011 फॉर ₹1120,000. At this date, the useful life of the asset was estimated at 10 years, after which it can be sold for ₹120,000, जो कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। However, during 2013, that is 11 and 12 के बाद 13 आ गया, ITL estimate the remaining useful life of this plant as 6 years. जबकि 10 में से 2 साल निकालें तो रिमेनिंग लाइफ बेसिकली 8 ईयर्स होनी चाहिए थी, अब 6 ईयर्स रह गई। एंड एक्सपेक्ट टू फेच रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹170,000. So there is some increase in residual value estimate. ITL uses straight line method for depreciating such plants. Calculate the amount of depreciation for 2018. So पर ईयर डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2011 में जो है हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, ओवर 10 ईयर्स अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 100,000 की आएगी और 2012 में भी सेम आएगी। तो अब हमारा एसेट बाकी रह जाएगा 920,000 का, और ईयर 2013 में जो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 920,000 में से 170,000 की रेजिडुअल वैल्यू निकाल कर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 ईयर्स पर होगी 125,000। नाउ सेम डेप्रिसिएशन वुड कंटिन्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 2014, 15, 16, 17, 18 तक सेम डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेगी एंड द आंसर वुड बी 125,000। क्वेश्चन 18 है, a company is preparing its financial statement for the year ended 31st December 2019 and discovered that in previous years following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life. तो 2018, 17, 16, 15 का डाटा गिवन है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2018, कंपैरेटिव पीरियड के स्टार्ट पे फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर। तो 2018 हमारा कंपैरेटिव पीरियड है, उसके अलावा जो हमारे पास पीरियड है 443, तो जो हमारे कंपैरेटिव पीरियड से पहले की अमाउंट है ये टोटल 11 मिलियन बनती हैं, और 30% टैक्स लेस कर दें तो हमें 70% अमाउंट का इफेक्ट नेट बच जाएगा। तो 11 मिलियन इंटू 70%, 7.7 मिलियन का इफेक्ट हमें ओपनिंग रिटर्निंग के अंदर देना चाहिए। तो 11 मिलियन बेसिकली जो है टोटल इफेक्ट है, उसमें से 30% टैक्स का इम्पैक्ट निकाल दें तो जो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट है वो 7.7 मिलियन का होगा। क्वेश्चन 19 है, कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 and discovered that in previous years following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life. तो अमाउंट गिवन है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो 2018 में एरर हुआ था उसी को हमें करेक्ट करना होगा, लेकिन 30% टैक्स रेट है तो हम 5 का 70% लेंगे 30% लेस करके, दैट वुड बी 3.5 मिलियन, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर इम्पैक्ट होगा। क्वेश्चन 20 है, मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू देयर इन्वेंट्री यूजिंग द एवरेज कॉस्ट बेसिस वेयर एज द एंटिटी यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 September 2013 ऑन द FIFO basis is ₹20 million. However, on FCO basis it would be valued at ₹18 million. तो बेसिकली शिफ्ट करते हैं तो 2 से कम हो जाएगी। By adopting the same method as its competitors, the inventory at 30th September, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री was reported as ₹15 million. However, on the FCO basis it would have been reported at 13.4 million. So that is a decrease in opening inventory by 1.6 million. What will be the effect of the change on profit for the year ended 30th September 2013? तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 2 से, और जब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज होगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 2 से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, 1.6 से प्रॉफिट बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट में जो नेट डिक्रीज है दैट इज 0.4 मिलियन।
क्वेश्चन 21 है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज, इस पर तो IS 8 टोटली अप्लाई होता है। इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस पर IS 8 अप्लाई नहीं होगा। इस पर IS 16 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप्लाई होंगी, तो यही हमारा आंसर है। सी है चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, इस पर भी IS 8 अप्लाई होगा। नन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बी ऑप्शन जो है हमारे पास आ गया जिस पर एप्लीकेबल नहीं है IS 8 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो ये हमारे क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।